नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले कैट्स वॉरियर लॉयल विंग मैन का सफलतापूर्वक अनवीलिंग किया था। अब एचएल एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जो कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल इंडिया के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। इसका डिजाइन स्कल्प ALCM से प्रेरित है जो एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। स्कल्प ALCM को यूक्रेनियन फाइटर जेट ने यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान उपयोग किया था, जिसमें ये काफी इफेक्टिव साबित हुई थी। लेकिन स्कल्प मिसाइल का एक बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसका उपयोग सिर्फ राफेल जेट के साथ हो सकता है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के अन्य फाइटर जेट के साथ उसका यूज नहीं कर सकते। कैट्स हंटर का उद्देश्य एक ऐसे मिसाइल डेवलप करना है जो स्कल्प मिसाइल जैसे ही शक्तिशाली हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न फाइटर जेट के साथ कंपेटेबल हो। यह मिसाइल HAL द्वारा विकसित इंडिजिनस PTAE-7 इंजन से पावर्ड होगा जो इसका डिजायर्ड रेंज और परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करेगा। इस मिसाइल का प्रोजेक्टेड रेंज 300 किलोमीटर होगा और यह सबसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करेगी। यह स्पीड स्टील्थ और ऑपरेशनल रेंज के बीच एक बैलेंस बनाएगी ताकि यह मिसाइल ज्यादा दूर तक जा सके बिना इनेमी रेडार सिस्टम के आसानी से डिटेक्ट हुए। कैट्स हंटर का डिजाइन स्टील्थ पर केंद्रित होगा ताकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन मिनिमम हो और इनेमी रेडार इसे ट्रैक ना कर सके। मिसाइल का लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन इसे रेडार डिटेक्शन से बचाएगा जो कॉम्बैट सिनारियो में एक बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा कैट्स हंटर सी स्कीमिंग फ्लाइट पैटर्न का उपयोग करेगी, यानी यह मिसाइल पानी के बहुत नजदीक और कम ऊंचाई पर उड़ान भरेगी। इस टेक्निक का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इनेमी रेडार इसे जल्दी से डिटेक्ट ना कर सके और मिसाइल का मिशन सक्सेस होने की संभावना बढ़ सके। कैट्स हंटर ALCM का प्रोटोटाइप 2026 तक अनवील होने की संभावना है। इस अनवीलिंग के बाद इसका एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग फेज शुरू होगा जिसमें मिसाइल की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। अगर यह मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट हो जाती है तो यह इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम बन सकती है जो इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न फाइटर जेट के साथ उपयोग किया जा सकता है। आर्मी एयर डिफेंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए सिस्टम को अपना रही है और पुराने प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर रही है। आज के वॉरफेयर में ड्रोन्स और नए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपैक्ट देखा गया है। इस वजह से आर्मी नए फ्रेगमेंटेशन एमुनिशन, पावरफुल रेडार और इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना रही है। आर्मी अपनी पुरानी L-70 और ZU-23mm गन्स को नए सक्सेसर प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की तैयारी में है। इसका पहला ट्रायल्स जुलाई में होने की संभावना है। साथ ही नए फ्रेगमेंटेशन एमुनिशन का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है जो ड्रोन्स जैसे नए थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आर्मी इंडिजिनसली डेवलप क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट अगले 4 से 5 महीने में फाइनलाइज करने की उम्मीद कर रही है जो OSAA मिसाइल सिस्टम की जगह लेगा। BSHORADS नाम का एक और मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए काफी यूजफुल होगा। आर्मी नए लो लेवल लाइट वेट रेडार भी एक्वायर कर रही है जो छोटे ड्रोन्स जैसे मेविक ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे सर्विलियंस और सिक्योरिटी और मजबूत होगी। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा का कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर और नए अन्य कॉन्फ्लिक्ट से ये सीख मिलती है कि ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है। ड्रोन्स वॉरफेयर का एक नया तरीका बन गया है और इनसे बचने के लिए नए रेडार्स, मिसाइल और फ्रेगमेंटेशन एमुनिशन जरूरी है। आर्मी आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इंडिजिनस सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन उसकी टाइमली डिलीवरी भी उतनी ही जरूरी है। वॉर के नए चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि नए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी रोज नए नए तरीके से वॉरफेयर को बदल रही है। चाइना ने यूनान प्रोविंस में एक लार्ज फेज एरे रेडार इंस्टॉल किया है जो इंडिया और चाइना के बीच बढ़ती टेंशन के दौरान एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये टेंशन मेनली LAC और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के कंपेटिंग की वजह से बढ़ रही है। चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रही है और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रही है जिसमें यूनान LPAR भी शामिल है। यूनान LPAR इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि चाइना पहले से ही कोरला सिंगजियांग में एक LPAR ऑपरेट कर रहा है जो नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। यूनान साइट इस नेटवर्क को साउथ यार्ड तक एक्सपेंड करती है जिससे चाइना की मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है। ये रेडार इंडिया के अग्नि 5 ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर नजर रख सकता है जो चाइना के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है।
पीएलए भी इंडिया के साथ पेस बनाए रखना चाहता है ताकि चाइना किसी भी मिसाइल थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर कर सके। ये रेडार 5000 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है, जो इसे अमेरिका के पेप पाउस नेटवर्क के बराबर पावरफुल बनाता है। इसका म्यांमार के पास डिप्लॉय होना एक कंसर्न उठाता है, क्योंकि चाइना पहले भी इंडियन ओशन रीजन के ऊपर सर्विलियंस ऑपरेशन चला चुका है। इस रेडार का सिर्फ इंडियन मिसाइल टेस्ट ट्रैक करने का ही मकसद नहीं है, बल्कि ये चाइना के अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इंडियन नेवी की न्यूक्लियर, सबमरीन और यूएस अलाइड मिलिट्री एक्टिविटी और अंडमान सी मूवमेंट को भी मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। इंडिया के लिए ये रेडार एक चैलेंज भी है और एक मोटिवेशन भी है। पहले से ही इंडियन आर्म फोर्सेस चाइनीज सर्विलेंस वेसल को ट्रैक करती रही है, जो मिसाइल टेस्ट के दौरान इंटेलिजेंस गैदर करती है। लेकिन अब एक लैंड बेस्ड रडार होने की वजह से ये थ्रेट और बढ़ गई है। इस वजह से इंडिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को और एक्सेलरेट कर सकता है, जो पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है। ये दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज तक एनिमी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर एक फ्लैग मीटिंग की, ताकि हाल ही के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आईईडी हमले के बाद बढ़ रही तनाव को कम किया जा सके। मीटिंग चक्कन दा बाग क्रॉस पॉइंट पर हुई, जिसमें दोनों तरफ के ब्रिगेड कमांडर शामिल थे। मीटिंग का मकसद बॉर्डर पर शांति बनाए रखना था। मीटिंग के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और रिसेंट क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट और स्मगलिंग को लेकर अपनी नाराजगी जताई। दोनों साइड ने बातचीत एक अच्छे माहौल में की और सीज फायर एग्रीमेंट का पालन करने पर सहमति दिखाई। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। रिसेंट घटनाओं की बात करें तो फरवरी 11 को अखनूर सेक्टर में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे और एक घायल हुआ था। फरवरी 10 और 14 को राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से भी 2 सोल्जर इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा पुंछ सेक्टर में पिछले एक हफ्ते में 2 लैंड माइन ब्लास्ट हुए थे, जिसमें और भी सोल्जर इंजर्ड हुए थे। रिटालिएशन के दौरान पाकिस्तानी साइड पर भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा फरवरी 22 को सुबह 9:20 में पुंछ के दिगवार सेक्टर के नाकिर कोटे एरिया में एक एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।